मेरा नाम बेथ है। मैं क्रिश्चियन परिवार से संबंध रखती हूँ। मैं अस्पताल में मुर्दा घर की सफाई कर रही थी। एक दिन अचानक मेरी नज़र एक मृत आदमी पर पड़ी जिसकी उंगलियां हिल रही थी। मैं भागकर डॉक्टर के पास गई और उन्हें बताया तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं डर गई और चुप रही। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया और उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। फिर डॉक्टर ने उसे दफनाने के लिए भेज दिया। रात को मैं जब ड्यूटी से घर वापस आई, जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरी चीख निकल गई क्योंकि सामने मेरे बेड पर वही मुर्दा सफ़ेद चादर में। एक दिन मेरी ड्यूटी मुर्दा घर के बाहर लगी, लेकिन उस दिन अस्पताल में बड़ा ही अजीब माहौल था। मुर्दा खाने के बाहर रोना पीटना नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। लोग मुर्दे को देखने के लिए जिद कर रहे थे, जबकि मुर्दे की हालात इतनी बिगड़ी हुई थी कि डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया था। डॉक्टर ने मुर्दे को मुर्दा खाने में रख दिया था। मैं सफाई करती हुई डॉक्टर के रूम की तरफ गई तो अंदर से आई आवाज़ों पर मैं दंग रह गई थी। कमरे के अंदर डॉक्टर और मुर्दे के रिश्तेदार आपस में कुछ बातें कर रहे थे। खिड़की से अंदर झांका यह जानने के लिए कि मैंने जो सुना सच है या झूठ, लेकिन वह सच था। मैं फौरन पीछे हट गई कि कहीं कोई मेरा चेहरा ना देख ले। अगर किसी को मालूम हुआ कि मैं उनकी बातें सुन ली है तो कहीं यह मेरे लिए समस्या ना हो जाए। मैं वहाँ से हटकर फौरन मुर्दा खाने के पास चली गई, जहाँ आज मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। पहले मुझे इतना डर नहीं लगता था क्योंकि मुझे मुर्दे देखने की आदत सी हो गई थी। दिन में कई मुर्दे यहाँ लाए जाते थे और कोल्ड बॉक्स में रख दिए जाते थे। मैं अंदर सफाई का सामान लेकर गई तो मेरी हालात ख़राब होने लगी। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गलत हुआ है। यहाँ मेरी आंखों से कुछ छुपा हुआ है जो कि बहुत ही गलत है और मेरे गले पड़ सकता है। लेकिन मैं अपने दिमाग में आती इन सोच को बार बार झटक रही थी। अपने ख्यालों पर कंट्रोल करती हुई अंदर की सफाई करने लगी, लेकिन यह देखकर दंग रह गई कि अभी जो मुर्दा आया था उसकी ताज़ा लाश कोल्ड बॉक्स में रखी ही नहीं गई थी, बल्कि बाहर सड़ने के लिए छोड़ दी गई थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ी। मुझे उस लाश पर बड़ा ही दया आई क्योंकि जो राज मैंने उस लाश के बारे में सुना था उसने मुझे डरा भी दिया था और मुझे उस लाश पर दया भी आ गई थी। मैंने एक बार उस लाश को देखने का सोचा कि आखिर एक बार लाश को देखे तो सही कि वह है कौन। इसी इरादे से मैंने उसकी चादर की तरफ हाथ बढ़ाया। सफ़ेद चादर उसके पूरे शरीर पर पड़ी हुई थी, लेकिन अगले ही पल में हल्की आवाज़ में चीखती हुई दूर हुई थी क्योंकि मेरे चादर को हाथ लगाते ही चादर से ढका शरीर हिलने डुलने लगा था। मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि मेरे अंदर हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं उधर ही कुछ दूर खड़ी डर के मारे थरथर काँप रही थी और मेरी डरी हुई नज़रें पत्थर बनी इस लाश पर टिकी हुई थी जिसके शरीर की हरकत अब थम चुकी थी। मैं वापस उसी तरफ कदम बढ़ाए क्योंकि शायद वह शरीर मुर्दा नहीं था बल्कि जिंदा था, लेकिन मैं अभी एक ही कदम बढ़ाया था कि वह फिर से हिला और अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं भागती हुई उस कमरे से निकल आई। यह मेरे साथ पहली बार हुआ था। मुर्दा खाने में मुर्दा का हिलना तो शायद मेरी जगह कोई और होता वह भी डर जाता। मैं बाहर भागती हुई डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर जो उस मुर्दे के घर वालों को विदा कर रहा था, मुझे घबराए देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपने होठ खोले तो डॉक्टर ने मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया। मैं डॉक्टर के कमरे के पास चली गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और मुझे अपने ऑफिस में ले गया। फिर मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम डरी हुई क्यों हो? तो मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब, वह जो मुर्दा सुबह यहाँ लाया गया था वह मुर्दा नहीं है बल्कि वह जिंदा है। मेरी बात सुनते ही डॉक्टर खामोशी से मुझे देखने लगा, फिर अपने अलमारी की दराज से नोटों की गड्डी निकालकर मेरे आगे कर दी। मैं पैसे देखकर हैरान रह गई। जब वह मुझसे बोला, यह तुम्हारे लिए ही है, मैंने वह पैसे लिए और अचानक हुई इस खुशी को छुपा लिया। हैरत से पूछा, क्या यह पैसे सच में मेरे हैं? तो वह डॉक्टर बोला, हाँ बिल्कुल तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने जो देखा है उसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। डॉक्टर की बात सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन अगले ही पल
मैं समझ गई। डॉक्टर अंदर मुर्दा खाने में पड़े शरीर के बारे में बात कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि यह गलत है, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, अंदर पड़ी जो बॉडी है वह कौन सी मेरे अपने सगे की है। इसलिए मैंने वह पैसे रख लिए और खुशी से हाँ में सर हिला दिया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। फिर मैं बाहर आ गई। मेरे साथ साथ डॉक्टर भी बाहर आया था। डॉक्टर ने अंदर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कोट की जेब से एक इंजेक्शन निकालकर ताज़ा लाई गई उस मुर्दे की बॉडी को लगा दिया, जो कि मुर्दा नहीं था। इंजेक्शन लगने से वह बॉडी थोड़ी हिलने डुलने लगी थी, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद वह बिल्कुल ही शांत हो गया और बेजान भी। यह सब देखते ही मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे थे और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। क्या डॉक्टर ने उसका खून कर दिया था? मैं अविश्वास से डॉक्टर को देख रही थी जब वह मुझसे बोला, तुम अब जल्दी से यहाँ की सफाई करो और अपनी आंखें, कान और जबान बंद रखो। मैं फौरन हाँ में सर हिलाया, कहीं वह डॉक्टर मेरे साथ भी कुछ बुरा ना कर दे। उसके बाद डॉक्टर ने फ़ोन करके किसी को बुलाया और 5 मिनट के बाद ही 2 मर्द अंदर आए और उस बॉडी को उठाकर ले जाने लगे। जब डॉक्टर ने कहा जिस जगह बोला था वहीं दफन करके आना, मैं खामोशी से कांपते हाथों से काम करती रही। जब उस मुर्दे को वह लोग ले गए, मैं वहाँ की सफाई करके फ्री हुई और पैसे लेकर बाहर निकली और ड्यूटी खत्म होते ही घर के लिए निकल गई। मैं बहुत डरी हुई थी। पैसे ना भी मिलते तो भी मैं अपना मुंह बंद ही रखती, क्योंकि मैंने जो देखा था उसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं वापस अपने घर आई, ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई और जल्दी से पैसे रखे और दूसरे कमरे में दाखिल हुई तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे ही बेड पर वही बॉडी। दोस्तों, मेरा नाम बेथ है। मैं एक क्रिश्चियन हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और अब इस घर में मेरे साथ कोई नहीं रहता, क्योंकि कुछ साल पहले मेरी माँ का देहांत हो गया और पापा बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ का नाम बेलिना था। मेरे पापा को मेरी माँ से मोहब्बत हो गई थी। मेरे पापा मेरी मम्मी से 7 साल बड़े थे। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे पापा के घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे, क्योंकि वह दूसरे धर्म की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन मेरे पापा राजेश ने मेरी माँ से मोहब्बत कर बैठे थे और इसलिए घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। मेरे माँ और पापा ने मोहब्बत की शादी की थी। मेरे पापा ने मेरी माँ को बहुत खुश रखा था, हर तरह से मेरी माँ का ख्याल रखते थे, उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। लेकिन शादी की शर्त के अनुसार मेरे नाना ने मेरे पापा से एक घर की डिमांड कर दी, क्योंकि इस शादी के खिलाफ तो मेरे नाना भी थे, लेकिन वह इस बात पर राजी हो गए थे कि शादी के बाद मेरे पापा उनके नाम एक घर करेंगे। शायद मेरे नाना कहीं ना कहीं अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर डरे हुए थे, इसलिए अपनी बेटी के फ्यूचर की सेफ्टी के लिए उन्होंने पापा से एक घर अपने नाम करवा लिया था। मेरे पापा बहुत ही पैसे वाले थे। शादी के बाद की जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी मेरी माँ उम्मीद से नहीं हुई थी। इस बात को लेकर मम्मी और पापा दोनों परेशान रहते थे। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, जब भगवान की मर्जी होगी बच्चा हो जाएगा। लेकिन मम्मी कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। लेकिन फिर कुछ समय गुजरा और फिर मम्मी प्रेग्नेंट हुई। मम्मी पापा दोनों बहुत खुश थे। पापा ने कहा कि मुझे बेटे की इच्छा है, तो यह सुनते ही मेरी माँ बिगड़ गई और बोली, बेटा हो या बेटी क्या फ़र्क पड़ता है, यह तो भगवान की देन है। जो भी होगा हमें उसे मोहब्बत करनी है और उसकी अच्छी परवरिश करनी है। तो फिर पापा भी खामोश हो गए। बच्चा होने से पहले ही एक दाई ने बता दिया था कि मम्मी एक बेटी को जन्म देने वाली है, जिस पर पापा बहुत दुखी हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने यह दिलासा कर लिया कि अगली औलाद बेटा होगी। जब डिलीवरी का समय पास आया और मेरी मम्मी ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरे जन्म लेने से पहले ही मम्मी का डिलीवरी कैसे बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से बच्चेदानी निकालना पड़े
और डॉक्टर ने पापा को बताया कि वह कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। यह खबर पापा पर पहाड़ की तरह गिरी थी। पापा को बेटे की इच्छा थी, लेकिन बेटे की सबसे बड़ी इच्छा मेरे पापा की माँ की थी। मेरी दादी ने मेरे पापा को इसी शर्त पर माफ़ करने को बोला था कि जब तेरी पत्नी बेटे को जन्म देगी उसके बाद ही तू अपनी पत्नी को घर लेकर आ सकेगा। पापा चाहते थे कि उनका बेटा हो जाए, जिससे कि वह अपने माँ बाप के साथ रहे। कुछ समय के बाद ही पापा ने मम्मी को ताने देने शुरू कर दिए। इसी बात को लेकर अक्सर मम्मी पापा के बीच लड़ाई हो जाया करती थी। और फिर 1 साल बाद ही पापा ने अपनी माँ की पसंद से दूसरी शादी करके मुझे और माँ को अकेला छोड़ दिया। लेकिन घर जो कि मेरे नाना ने पहले ही अपने नाम करवा दिया था, इसलिए घर मेरी माँ के पास ही था। नाना को लगा कि कहीं मेरे पापा वह घर किसी तरह हथिया ना ले, इसलिए नाना ने वह घर बेच दिया और फिर मैं और माँ दूसरी जगह जाकर घर लेकर रहने लगे। मेरे नाना ने बहुत जोर दिया कि मेरी माँ दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। कुछ समय बाद नाना भी हमें अकेला छोड़कर चले गए। मेरी परवरिश का सारा खर्चा मेरी माँ ने ही उठाया। वह एक जॉब करने लगी थी, समय पर लगाकर उड़ गया और मैं बड़ी हो गई और खुद एक स्कूल में पढ़ाने लगी। लेकिन उसी दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक बहुत बड़ा तूफान मेरी ज़िंदगी में आया जो मेरी ज़िंदगी को उजाड़ गया। मेरा दुख मेरी माँ की जान लेकर ही छूटा। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे रोता बिलखता छोड़कर मैंने वह जगह भी छोड़ दी और दूसरे जगह किराए के मकान में रहने लगी। खर्चा बढ़ गया था। मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया था और दूसरी नौकरी तलाश की, तो मुझे अच्छी तनख्वाह पर मुर्दा खाने में सफाई की नौकरी मिली। पहले तो मुझे यह नौकरी करने में थोड़ा डर लगा, लेकिन तनख्वाह बहुत अच्छी थी क्योंकि यहाँ पर काम करने को बहुत ही कम लोग तैयार होते थे। तनख्वाह ज़्यादा होने की वजह से मैं मान गई और वहाँ की सफाई करने लगी। जब मैं पहले दिन मुर्दे खाने में आई तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पर यह एक दिन तो मैं बहुत ही मुश्किल से गुजारा था। यहाँ तक कि पहले दिन तो मुझे बुखार भी हो गया था। डॉक्टर को पता चला तो उसने समझाया कि अक्सर ऐसा होता है, कुछ दिन में तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें आदत लग जाएगी काम करने की। लेकिन अक्सर ऐसा ही होने लगा कि वहाँ पर ले जाने वाले मुर्दों को देखकर मेरी तबीयत खराब हो जाती। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराता, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गई मुर्दों को देखने की और फिर मैं आराम से नौकरी करने लगी। और अब यह अजीब हादसा हुआ कि एक लाश मुर्दे खाने में लाई गई। उस लाश के घर वाले उस लाश को मांग रहे थे, पर उन्हें लाश नहीं दी गई, जबकि वह लाश ही नहीं थी, वह तो जिंदा इंसान था। लेकिन फिर डॉक्टर ने पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवा दिया और फिर उस इंसान को मार दिया। और फिर मैं जब मुर्दा खाने की ड्यूटी करके वापस अपने घर आई तो फिर जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वही मुर्दा खाने की बॉडी जिसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था वह मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके ऊपर अभी भी चादर ढकी हुई थी। उसके एक तरफ एक डॉक्टर और एक तरफ एक आदमी खड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और बाहर भागने लगी कि लाश को तो कब्र में होना चाहिए था। यह मेरे बेड पर क्या कर रही है? यह डॉक्टर और आदमी मेरे घर में कैसे आए? मैं बाहर भागने ही लगी कि उस डॉक्टर ने मुझे पकड़ लिया और बोला, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। मैं चिल्लाने लगी तो उन दोनों ने पकड़कर मुझे कुर्सी पर बिठाकर मेरे हाथ बांध दिए। मैं रोने लगी तो वह बोले, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, रो मत। जबकि मैं तो डर के मारे कांप रही थी। जब डॉक्टर ने कहा, देखो यह आदमी जिंदा है और हमें आगे भी इस आदमी को जिंदा रखना है, इसलिए इसे तुम्हारे घर में रखा है क्योंकि यह यहाँ पर सुरक्षित है। उसकी बात सुनते ही मुझे गुस्सा आया तो वह बोला, हम पहले से ज़्यादा तुम्हें पैसे देंगे। तो मैं इस बार साफ मना कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इन सब बातों से दूर रखो। तो वह डॉक्टर बोला, तुम पैसे चाहे ना लो, लेकिन काम तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनते ही मैं डर गई। डॉक्टर ने फिर मुझसे कहा कि तुम्हें इस आदमी को अपने घर में रखना पड़ेगा
और ज़रूरत के सारे काम करने हैं। बाकी इस आदमी के साथ एक डॉक्टर और एक आदमी रहेंगे और गलती से भी तुम इस आदमी के कमरे में नहीं जाओगी। डॉक्टर की बात पर मैं ठिठक गई कि मैं क्यों उस आदमी के कमरे में नहीं जा सकती और मैं क्यों उसकी शक्ल नहीं देख सकती, बल्कि मेरे अंदर तो उत्सुकता बढ़ने लगी थी कि आखिर वह आदमी है कौन। लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया जब उस डॉक्टर ने कहा, अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर भेज दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैं मान गई। उस डॉक्टर ने मेरे हाथ पैर खोल दिए और चला गया, जबकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे यह भी जानना था कि आखिर वह आदमी कौन है। दिन गुजरने लगे, डॉक्टर उसका इलाज करते रहते। मुझे कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ उस समय कमरे के दरवाजे तक जाते ही जब वह लोग मुझसे कोई चीज़ मांगते थे। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता हो गया था और उस आदमी को होश भी आ गया था, लेकिन अभी तक मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन आधी रात के समय मेरी आँख खुली तो मैं बाहर आवाज़ सुनी। मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा जो गार्ड उस आदमी के पास हमेशा रहता था वह बाथरूम जा रहा था। उसके बाथरूम जाते ही उस आदमी के कमरे में मैं गई तो देखा कि वह आदमी बेड की दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। मैं धीरे से आगे बढ़ी और धड़कते दिल के साथ जैसे ही उस आदमी की शक्ल देखी तो मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा। जब मेरी माँ जिंदा थी और हम दोनों साथ साथ खुशी से रहते थे और मैं एक स्कूल में पढ़ाया करती थी, उस समय मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी वह स्कूल बहुत बड़ा था, पर मेरी शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, इसलिए सबसे छोटी क्लास की टीचर के लिए मुझे लिया गया था। मेरा काम भी बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों को संभालना होता था। वहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम मैरी था। वह बहुत ही मासूम और प्यारी सी बच्ची थी। मुझे उस बच्ची के सबसे करीब जो चीज़ करती थी वह यह थी कि उसकी माँ नहीं थी। उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी और वह थी भी अमीर घर की बच्ची, जहाँ किसी के पास मोहब्बत देने का समय नहीं होता। मुझे उस बच्ची पर बहुत दया आती थी और वह मुझे अपनी अपनी सी लगने लगी थी। मैंने उससे दोस्ती कर ली, वह भी मुझे बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी। एक दिन अचानक स्कूल में उसके पापा आए और मैडम के सामने मेरा नाम लेकर पूछा तो मैडम ने मुझे उससे मिलवाया। मैं डर गई कि कहीं इस बात पर ऐतराज़ ना हो कि मैं उनकी बच्ची से दोस्ती की है। मैं डरते डरते प्रिंसिपल के ऑफिस गई तो देखा वहाँ एक खूबसूरत नौजवान बैठा था। उसने मुझे देखते ही मैडम से मुझे अकेले में बात करने के लिए कहा। पहले तो मैडम को ऐतराज़ हुआ, लेकिन उस आदमी की जिद पर वह मान गई। मैं परेशान थी कि ना जाने उसको मुझसे क्या बात करनी है, जबकि वह भी कुछ परेशान सा लग रहा था। जब उसने कहा, मेरा नाम एरिक है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं एकदम से सदमे में आ गई थी। कितना खूबसूरत, स्मार्ट और अमीर आदमी मुझसे क्यों शादी करना चाहता है। तब उसने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए एक दोस्त और मोहब्बत करने वाली औरत चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी की बहुत ही अच्छी दोस्त हो और उसे बहुत ही मोहब्बत करती हो। एरिक ने मुझसे कहा कि शादी के बाद मैं तुम्हारी माँ का पूरा खर्चा भी उठाऊंगा और तुम्हें पत्नी होने का पूरा सम्मान और हक दूंगा। मैं परेशान हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। उस आदमी ने मुझे सोचने का थोड़ा समय दिया। मैंने घर आकर अपनी माँ को बताया तो माँ ने मना कर दिया कि इतने बड़े घर के लोगों में मत जाना, यह दौलतमंद लोग बहुत ही मतलबी होते हैं। मैं माँ की बात मान गई और डर कर नौकरी भी छोड़ दी। अभी एक ही हफ्ता गुजरा था, पता निकलवाकर एरिक अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आ गया। मैं डर गई, पर उसने आकर मेरी माँ से बात की, उनसे जिद की, तो फिर मेरी मम्मी को मानना पड़ा और फिर मेरी शादी एरिक से हो गई। वह मुझे अपने साथ अपने घर ले आया। मैरी भी बहुत खुश थी, लेकिन मैं कुछ डरी हुई थी। उसके घर में बहुत सारे लोग थे। मेरे सास ससुर तो जिंदा नहीं थे, पर उनके ताऊ चाचा वगैरह थे और मुझसे मिलकर कोई भी खुश नहीं हुआ था। बल्कि मेरे पति एरिक को बातें सुनाई थी कि किसी सड़क छाप को उठाकर घर ले आए, लेकिन एरिक ने उन्हें डांटकर चुप कर दिया था।
और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया और उसने कहा कि तुम किसी की बात पर कान मत धरना, सिर्फ मेरी बेटी का ध्यान रखना। धीरे धीरे हमारी जिंदगी बहुत ही खुशी से गुजरने लगी थी। मेरा पति भी बहुत ही अच्छा था, वह मेरा बहुत ही ध्यान रखता था, मेरी हर बात मानता था, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करता था। मैं भी उसकी बेटी मैरी का बहुत ध्यान रखती थी। दोस्ती तो मेरी पहले से ही उससे थी, अब तो मैं उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैरी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एरिक की तरफ से मैं थोड़ी चिंतित रहती थी। वैसे तो एरिक बहुत ही अच्छा था, लेकिन वह बहुत ही कम बात करता था। मैं जानती थी कि उसने मुझसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए की थी। उसने तो शादी के पहले ही दिन मुझसे कह रखा था कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ 2 चीज़ों के अलावा मेरी बेटी के साथ वफादार रहना, उसका ध्यान रखना, और दूसरी बात मेरी भी वफादार रहना, मुझे कभी धोखा मत देना। इतना कहते कहते उसने मुझे धमकी भी दी थी, अगर तुमने किसी और के साथ किसी भी तरह की कोई संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता था। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे जब मेरे पति को किसी ज़रूरी काम से बाहर के देश जाना पड़ा, और तब मेरे पति की चाची और उनकी बेटी मेरे पास आती और मुझसे बातें करती। 20 दिन के बाद ही उनका रवैया मेरे लिए बदल गया था। वह मेरे साथ खूब बातें किया करती थी, लेकिन एक दिन जब वह मेरे कमरे में आई तो उनके हाथ में मेरी कुछ फ़ोटो थी, लेकिन फ़ोटो देखकर मेरा रंग उड़ चुका था, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ में किसी गैर मर्द के साथ थी। लेकिन वह फ़ोटो मेरी नहीं थी, लेकिन चेहरा मेरा ही था। मैं वह फ़ोटो हाथ में लिए डर के मारे थर-थर काँप रही थी। मेरे पति की चाची कहने लगी कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति को सब कुछ बता देंगे और फिर वह तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ बहुत ही गलत करेगा। उन लोगों की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि यह बात तो मैं जानती थी और मेरे पति ने मुझे बता रखा था कि कभी मुझे धोखा मत देना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मैंने उन लोगों के बहुत हाथ पैर जोड़े कि ऐसा मत करो, मुझे मेरे पति के साथ खुशी से रहने दो, मेरा नहीं, कम से कम उस मासूम बच्ची का ही ध्यान कर लो, वह मेरे बिना कैसे रहेगी। लेकिन उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी और फिर मैं मजबूरी में घर छोड़कर चली गई। उन लोगों ने यह भी शर्त रखी थी कि जिस घर में तुम रहती हो वह घर भी छोड़ देना। मैं घर जाकर मम्मी को सारी बातें बताई तो वह भी डर गई। हमारे आगे पीछे तो कोई नहीं था, हम अकेली 2 औरतें किस किस का मुकाबला करते। फिर हमने घर बदल दिया। वह समय हमारे लिए ही बहुत मुश्किल था। मेरी जिंदगी उजड़ चुकी थी। मेरी वजह से मेरी माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और फिर वह मेरे गम को लिए इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन धीरे धीरे खुद को संभाला और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। और इस बार जो हुआ वह मेरे होश उड़ा के रख दिए, क्योंकि सामने बेड पर मौजूद इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मैं सांस रोक के उसके सामने खड़ी थी जब अचानक से उसने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं वहीं उसके सामने जमकर खड़ी हुई थी। मेरे पति का सर पट्टी से जकड़ा हुआ था, वह खड़े होने की हालत में नहीं था। वह मुझे वहीं से लेटे लेटे देख रहा था और फिर इशारे से मुझे पास आने के लिए कहा, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही और रोती रही जब तक गार्ड आ गया था और मुझे अंदर देखते ही भड़क गया। इससे पहले कि वह मुझे बाहर निकालता, मेरे पति ने उसे बाहर जाने को कहा और फिर मेरे पति ने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं धीरे धीरे चलते हुए उसके पास चली गई और फिर उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैं एकदम से डर के मारे पीली पड़ गई थी, लेकिन वह बहुत ही नरम शब्दों में बोला, तुम चाची के डराने पर क्यों भाग गई थी? क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था? उसके पूछने पर मैं बुरी तरह रोने लगी और कहा, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, अपनी चाची पर करते, और उनके पास तो झूठा सबूत था। मेरी बात सुनते ही बोला, मेरी पत्नी हो तुम पर विश्वास नहीं करता तो फिर किस पर करता? तुमसे शादी मैंने जांच पड़ताल करके ही की थी। मुझे तुम पर बहुत विश्वास था कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। सबसे ज़्यादा विश्वास मुझे तुम पर ही था, इसलिए अपनी जान से प्यारी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी थी।
उसके कहने पर मैं जोर जोर से रोने लगी थी। मैंने पूछा कि आपको यह सब कैसे पता चला? तो वह बोला, तुम्हारे जाने के बाद चाची ने वही तस्वीर मुझे दिखाकर कहा था कि तुम इसी लड़के के साथ भाग गई हो। उनकी बातें सुनते ही मैं दंग रह गया था। मैंने फौरन नाम में सर हिला दिया। जब वह दोबारा बोली कि ये सच है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा देकर भाग गई है। मुझे मालूम था कि वह झूठ बोल रही है। मैंने शिकवा भरी नज़रों से एरिक को देखा। पूछा, अगर मालूम था कि वह झूठ कह रही हैं तो मुझे ढूंढा क्यों नहीं? तो मेरी बात पर उसने कहा कि तुमने तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं किया, मुझे छोड़कर चली गई थी। तो मैं तुम्हें क्यों ढूंढता? मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। कम से कम एक बार मेरे सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश तो करती। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू और भी तेज से बहने लगे, तो वह मेरे आंसू अपने हाथों से साफ करने लगा। मैंने एरिक को बताया कि मेरी माँ का देहांत हो चुका है और अब मैं अकेली हो गई हूँ। मेरे आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए उसने कहा कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुम्हारे साथ है। फिर मैंने उसे पूछा कि यह सब क्या है, आपकी यह हालत कैसे हुई? मैंने तो डॉक्टर को उस दिन किसी से कहते सुना था कि आपको मारने के लिए डॉक्टर ने पैसे लिए हैं। तब मेरे पति ने बताया कि वह मेरे चाचा ही हैं, लेकिन वह मेरे सगे चाचा नहीं हैं। वह मेरी दौलत हासिल करने के लिए मुझे रास्ते से हटा देना चाहते हैं ताकि मेरी दौलत हासिल कर ले। लेकिन उनके गलत इरादों से मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ, जबकि अपने खानदान की नज़रों में मैं मर चुका हूँ। मेरी तो कब्र भी नकली बन चुकी है। अपने पति की बात सुनते ही मैं रोने लगी, तो उसने कहा कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होते ही मैं उन लोगों से निपट लूँगा। मैं एरिक के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। एरिक ने मेरा सर सहलाकर मुझे तसल्ली दी। इतने दिनों का अकेलापन, तन्हाई, डर सब कुछ आंसुओं में बह गया था। एरिक के गले से लगकर मुझे सुरक्षा का एहसास हो रहा था। दिल में सुकून उतर गया था कि मेरा भी कोई अपना है। मैं जी जान से एरिक की सेवा में लग गई। वह डॉक्टर भी एरिक से मिलने आया था, जिसने मुझे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे। जब उसे सच्चाई पता चली कि मैं ही एरिक की पत्नी हूँ, तो वह भी बहुत हैरान हुआ था। अब उस गार्ड को मैंने और एरिक ने मना कर दिया है और मैं ही एरिक की देखभाल करती हूँ। मेरे सच्ची मोहब्बत और देखभाल से एरिक कुछ दिनों में ही ठीक हो गया और फिर एरिक मुझे लेकर घर पहुँच गया। एरिक के चाचा ये सब देखकर हैरान रह गए थे। डॉक्टर के गवाही देने पर वह सब लोग जेल में जा चुके हैं। प्यारी सी मैरी मुझे और अपने पापा को देखते ही खुशी से चहक पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह पहले जैसी ताजगी और रौनक नहीं थी। शायद उसके साथ में बहुत जुल्म हुआ था। मैंने मैरी को गले से लगा लिया था। मैरी भी मम्मा और पापा कहते हुए हम दोनों से लिपट गई थी। अब मैं अपनी बेटी मैरी के साथ और अपने पति एरिक के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।